फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्टडी। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मैसेज करते हैं कि सर इस चीज़ का मॉडल पेपर या इस चीज़ का पीडीएफ मुझे चाहिए, बहुत ही अर्जेंट है, एग्ज़ाम है, बहुत ही वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, वहाँ पे आपके लिए मॉडल पेपर, पीडीएफ, आपके लिए सारा चीज़ अवेलेबल है। नहीं हो, आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप वहाँ पर जाके डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका चैट बॉक्स सबके लिए खुला हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को पढ़ते हैं। लेकिन यदि आप इस सिद्धांत को पढ़ रहे हैं तो आप दो व्यक्ति के सिद्धांत को जरूर पढ़ें, जो कि पियाजे का सिद्धांत है और वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। इन दोनों सिद्धांतों के बारे में मैंने लेक्चर लिया है, जो कि इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, तो आप वहां जाएं और उसको ज़रूर देखें। तभी आप इसको देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि ये बात है ना कि इन्होंने तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोला है, लेकिन इनसे पहले उन दोनों ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम दोनों का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को जरूर पढ़ें। तो जे.एस. ब्रूनर के द्वारा भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया, लेकिन इनका कहना था कि इनका जो सिद्धांत है वो उन दोनों से कहीं बेहतर और उन्नत है। इनके द्वारा यही कोशिश किया गया कि पियाजे के सिद्धांत की अपेक्षा अपने सिद्धांत को अधिक उन्नत बताने की कोशिश की है। ठीक है। तथा इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने दो प्रश्न पर सबसे ज़्यादा अधिक रुचि दिखाई है। जो बालकों में जो मूलभूत क्रियाएं होती है, उसमें दो ही ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार खड़ा होता है या फिर बार बार राइज करता है। तो उसमें दो ही ऐसे प्रश्न हैं जिसमें इन्होंने अधिक रुचि दिखाई है। तो वो रुचियां कौन कौन सी है या वो प्रश्न कौन से हैं? एक है, शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूति को मानसिक रूप से बनाते हैं, मतलब किस तरीके से वो अपने मानसिक को जो है अपने दिमाग को डेवलप करता है। ये पहला हो गया। दूसरा है, शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक चिंतन कैसा होता है। शैशवावस्था दोस्तों जब छोटा होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय ही शैशवावस्था शुरू होती है। मैंने सारे चीज़ के बारे में क्लास लिया, आप प्ले लिस्ट में ज़रूर जाएं और पूरा क्लास को देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाल्यावस्था उसके बाद शुरू होता है दोस्तों, लेकिन इससे पहले प्राक बाल्यावस्था होता है, उत्तर बाल्यावस्था है। तो आप जिस चीज़ के बारे में चाहें आप पढ़ सकते हैं। आप जाएं प्ले लिस्ट में, वहाँ सारे तरह का वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर ज़रूर जाएं और वहाँ से पढ़ें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक चिंतन कैसा होता है, इस पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया और इस पर इन्होंने अपनी रुचि सबसे ज़्यादा दिखाई है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में देने की कोशिश किया। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूति को मानसिक रूप से 3 तरीकों से बनाता है। कितने तरीकों से दोस्तों? 3 तरीकों से बनाता है। कौन कौन? एक है संक्रियता, दूसरा है दृश्य प्रतिमा, तीसरा है सांकेतिक। पहला देखते हैं दोस्तों, संक्रियता एक ऐसा तरीका है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। क्रिया मतलब किसी प्रकार का हिंट देना। सीधी सी बात है, जो शिशु है वो तो बोल नहीं पाएगा, लेकिन वो हिंट देगा। कैसा हिंट देगा? जैसे दूध का बोतल देखते ही शिशु द्वारा मुंह चलाना। आपके घर में बच्चा होगा तो आप देखे होंगे कि उसे भूख लगा हो तो दूध का बोतल आप उसको दिखा रहे हो या वो पहचानता हो तो वो देखते ही मुंह चलाने का और अजीब तरीका से एक क्यूट टाइप का एक फेस बनाने का उसका एक तरीका होता है, जो आप लोग शायद अपने घरों में या किसी बच्चे को आपने ज़रूर देखा होगा। आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालें, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और हाथ पैर फेंकने का एक संक्रियता विधि का उदाहरण है। हाथ पैर फेंकना दोस्तों, जब बच्चा खेलता है या खुश रहता है या किसी को देख के हर्षाता है, हर्ष में आता है, तो वो क्या करता है ना, वो हाथ पैर छीटने लगता है, फेंकने लगता है और बिछावन पर ही और धम 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 करके पूरा एकदम तहलका मचा के रखता है। तो ऐसी क्रियाएं जो होती है वो संक्रियता में आती है। दूसरा है दोस्तों दृश्य प्रतिमा विधि में बालक अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करता है। जैसे कि आप बोलें कि
एक राजा था, उसमें एक शेर था, एक रानी थी, तो वो क्या करेगा, आप उसको कुछ दिखा नहीं रहे हैं बल्कि आप उसको कहानी सुना रहे हैं। लेकिन आप उसको कहानी सुना रहे हैं, लेकिन वो जो बच्चा है वो अपने माइंड में उसको पिक्चराइज करेगा, उसको पूरी तरीके से एक फिल्म या किसी एक प्रदर्शित रूप से वो इसको है अनुभव में लाएगा, ताकि वो इसको समझ सके। और जब ये किसी और को सुनाएगा तो आप जो उसको कहानी सुनाए हैं वो उसी को रियलाइज़ करेगा कि हाँ, हमारे पिताजी ने ये कहानी मुझे सिखाया था या बताया था। जैसे कि मुझे बहुत सारी कहानियाँ याद है जो मेरी दादी ने खुद मुझे बताई थी, तो आज तो नहीं है, खैर अलग बात है। तो आज मैं किसी को बताता हूँ तो वो सारे पिक्चर जो हैं वो जो उन्होंने कहा वो सारे माइंड में है, तो उसी को एक माइंड सेट करके मैं आगे प्रदर्शित करता हूँ। तो और क्या होता है दोस्तों कि जब इसको प्रदर्शित करते हैं तो इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट भी हम लोग करते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें होती है बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो बढ़ा चढ़ा के बोलना तो तेल मसाला तो भाई बातों में डालना आपका खुद का एक हुनर होना चाहिए, तभी आप डाल पाएंगे। तो ऐसी तरह की बहुत सारी डेवलपमेंट होती रहती है। तीसरा है दोस्तों, सांकेतिक विधि में बालक भाषा के व्यवहार द्वारा अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। जब वह बोलना सीख जाएगा तो बोलेगा कि हाँ पापा मुझे खाना दो, पापा मुझे कुछ लग रहा है, पापा मेरा माथा दर्द, कुछ भी, मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, खिलौना चाहिए, कटर चाहिए, पेंसिल चाहिए, कुछ भी वो भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करना सीख लेता है। या फिर वो डरता है या फिर वो चिल्लाता है तो वो एक तरह से भाषा का प्रदर्शन है। डरा तो वो चुपके से आएगा, वो आपको बोलेगा कि उस जगह पे मैं गया तो वहाँ पर मुझे डर लगा। तो वो अपनी तरीके से वो बच्चे कहते हैं। आप ज़रूर इसको अपने घर में अनुभव किए होंगे, आप उन सारी चीज़ों को अपने माइंड में अभी सेट कर लें, ताकि देखिए कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पूरा JTET या फिर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको यही चीज़ हमेशा बताया जाता है कि बच्चा है वो क्या उसके मन में क्या चल रहा है, या फिर उसको आप कैसे उसके बातों को समझ सकते हैं, या फिर वो क्या बात करने वाला है। वो तो हमारे और आपके तरह तो बात नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है। तो वो उसका तरीका क्या है, उसी चीज़ को वो हमेशा पूछता है या फिर हमेशा बताता है। चाहे आप UP टेट दें या फिर JTET दें या फिर दिल्ली टेट दें, कुछ भी दें, या CTET दें, कहीं भी कुछ भी दें, या B.Ed करें, D.Ed करें, कोई मतलब नहीं है। पूछेगा एक ही चीज़ घुमा फिरा के कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे को आप कैसे समझाइएगा और बच्चे का मन आप कैसे पढ़िएगा। बस यही 4 बिंदु है जो आपको आगे की ओर ले जाता है दोस्तों। आप इसको ध्यान में रखें, कभी जीवन में फेल नहीं होइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रूनर ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि किन तीनों के संप्रत्यय का विकास एक क्रम में होता है। ठीक है, जन्म से करीब 18 महीने तक संक्रियता विधि की प्रधानता दिखाई देती है। जन्म से जब 18 महीना होता है दोस्तों, मतलब 1 महीने से कुछ ज़्यादा, मतलब 2 महीने के करीब जब बच्चा 2 साल के करीब जब बच्चा पहुंच जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों संक्रियता का ही होता है। जैसे कि मैंने बताया संक्रियता का क्या होता है दोस्तों, जो दूध का जो है वो बोतल देखकर शिशु मुँह चलाना, ऐसे क्रियाएँ वो करता है। 1.5 या 2 साल की उम्र में दृश्य प्रतिमा विधि की प्रधानता होती है। वो देखना सीखना, इसी चीज़ को वो सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया कहानी सुनाने में वो उन्होंने क्या सीखा, बच्चे ने क्या सीखा, वो कैसे अभिव्यक्त करेगा, किसी और को करेगा। तो सारी चीज़ें जो है वो 1.5 साल से 2 साल के अंदर उसमें ये चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है। और करीब 7 साल की उम्र में सांकेतिक विधि का जो है वो सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है। 7 साल तक जो है उसमें सांकेतिक विधि आ जाती है। वो बात करना शुरू कर देगा, वो आपको मतलब अपनी समस्याएं, अपनी दुख सुख सभी सुनाएंगे, अपने व्यवहार, अपना सब कुछ आपको बताएंगे। वो है 7 साल तक की उम्र में वो सारा कुछ परिपक्व रूप से उसमें आ जाता है और आप उससे किसी भी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। ब्रूनर तथा कैनी ने एक प्रयोग कार्य दिखाया है। प्रयोग कार्य क्या है दोस्तों, कि बालकों में पहले दृश्य प्रतिमा विधि की प्रबलता होती है और बाद में सांकेतिक विधि की। मतलब उन्होंने 3x3 मैट्रिक्स में 9 प्लास्टिक के गिलास को सजाकर बालकों के सामने रखा। 9 प्लास्टिक के गिलास को, अब ये प्रयोग है दोस्तों, आप इस प्रयोग को प्रयोग की तरह ही समझें
कि उन्होंने क्या कहा कि पहले जो है उसमें जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि पहले दृश्य प्रतिमा विधि आती है, बाद में सांकेतिक आती है। तो यहाँ पर भी तो है, पहले दृश्य प्रतिमा विधि है फिर सांकेतिक है, 2 नंबर में तो दृश्य प्रतिमा है फिर सांकेतिक है, तो वहाँ पर यही बात बोला गया है। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इनका ये प्रयोग है, ठीक है। बालकों के समूह में 5 से 7 साल तक की उम्र के बालक थे। यहाँ लिखा गया है गलत, आप इसको सुधार लें। ये बालक थे। इस मैट्रिक्स की विशेषता यह थी कि खड़े किनारों पर के गिलास नीचे की ओर नीचे से ऊपर की दिशा में लंबाई में बढ़ते थे विशेषता यही थी। और जो किनारे के गिलास थे नीचे से ऊपर की दिशा में वो लंबाई में बढ़ते थे, तथा बड़े किनारों पर के गिलास बाएं और से दाएं और बढ़ने पर चौड़ाई उसमें बढ़ती थी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ अच्छे से। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो है दोस्तों सॉरी, ये जो है आप देखिए साइज सबका एक है, लेकिन सबका जो है लंबाई बढ़ रहा है, घट रहा है। वैसे ही इसमें भी है कुछ हद तक, लेकिन इसमें भी कुछ हद तक वैसा ही है। तो डिफरेंस तो हमको कहीं मिला नहीं, डिफरेंस है दोस्तों। कहाँ? देखिए लंबाई घट रही है तो चौड़ाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है और लंबाई भी, चौड़ाई बढ़ रही है तो लंबाई घट रही है, ठीक है। हाँ, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इसका चौड़ाई ज़्यादा है, इसका चौड़ाई कम है, इसका चौड़ाई अधिक है। तो आप इसको नोटिस करें। उसके बाद यहाँ देखें, इसका चौड़ाई अधिक है, इसका कम है, इसका कम है, लेकिन लंबाई में आप देखें कि कुछ ना कुछ ज़रूर फ़र्क है। इन सभी चीज़ों को उन्होंने अपने पात्र में रखा या अपने प्रयोग में इसको रखा। कुछ मिनट तक मैट्रिक्स को देखने के बाद बच्चों को कहा गया, वहाँ से हटा दिया गया और कहा, उन्होंने क्या किया कि ग्लास को इधर उधर बिखेर दिया। बालकों को कभी कभी देखे गए मैट्रिक्स के सामने गिलास को सुव्यवस्थित कर डिज़ाइन को हूबहू दोहरा कर बनाना होता है। मतलब उन्होंने कहा कि बाबू मैं तो इसको बिखेर दिया, अब तुम लोग क्या देखे नहीं देखे उसको फिर से सजाओ। इसके बाद फिर प्रयोगकर्ता द्वारा सभी 9 गिलासों को से बनने वाले मैट्रिक्स का एक नया डिज़ाइन बनाया गया, जिसमें दाएं ओर से 3, मतलब कहने का ये है दोस्तों कि अब जो नया डिज़ाइन बना, ये बोतल इधर चला आया, ये बोतल इधर चला आया, ये बोतल इधर गया तो ये बोतल इधर गया, प्लस और क्या हुआ, ये साइज इधर चला गया, ये साइज इधर चला गया। लेकिन ऐसी प्रक्रियाएं उसमें देखी गई, मतलब पूरा का पूरा उल्टा सिस्टम बना दिया। क्योंकि उसमें जो है वो क्या हुआ था दोस्तों कि आप यहाँ पे आपको नोटिस करा दूँ कि यहाँ पर जो है वो दृश्य प्रतिमा विधि जो है, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ने जैसा तो है नहीं क्योंकि प्रयोग है। इसमें आप क्या पढ़िएगा, इसमें आप क्या पढ़िएगा बताइए, इसमें आप क्या पढ़ पाइएगा और क्या समझ पाइए? ये तो देख के ही समझा जा सकता है। तो दृश्य प्रतिमा विधि यही हुआ। तो इसमें क्या हुआ, बच्चे गड़बड़ा गए। तो कैसे गड़बड़ हो गए उसको आइए देखते हैं हम लोग। प्रयोग का परिणाम को देखा गया कि पहला कार्य में अर्थात हुबहू दोहराना जो होता है, दोहरा कर बनाने के कार्य में अधिक बालक ने क्या किया कि सफलता मिली। कैसे, किस उम्र के बालकों को सफलता मिली? 5 से 7 के उम्र को सफलता। परंतु दूसरे कार्य में अर्थात जो पक्षांतरण कार्य में 5 साल की उम्र के सभी बालक असफल रहे। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि 5 साल से कम बालक जो थे उसमें दृश्य प्रतिमा विधि डेवलप नहीं हुआ था, तथा 6 साल की उम्र में जो बच्चे थे उसमें कुछ जो है वो सही भी किया गया, किसी को सफलता मिली, किसी को सफलता नहीं मिली, ऐसे ही हुआ। तो ब्रूनर के अनुसार 5 साल के बालकों में असफलता का मूल कारण यह था कि उनमें सांकेतिक विधि सिद्धांत जो है उसमें भाषा द्वारा अपनी अनुभूति को व्यक्त करने की क्षमता नहीं विकसित हुई थी, इसलिए उन्होंने ये गलती किया। और उसमें दृश्य प्रतिमा विधि भी ज़्यादा नहीं हुई थी, किसी में तो उन्होंने भी गलती किया। लेकिन जो 5 से 7 साल तक के थे उन्होंने गलती नहीं की। और पूरे तरह से जो 7 ईयर के हो गए, जब बच्चे जो थे जो 7 ईयर के थे, उन्होंने सभी ने जो बच्चे 7 साल के थे, मतलब जो जिसका एज 7 था, वो सभी बालक क्या हुए दोस्तों, वो सभी बालक
पास हो गए। ठीक है, वो सभी बालक जो है वो इस प्रयोग में पास हो गए, किसी ने भी असफलता हासिल नहीं की, किसी को भी असफलता हाथ नहीं लगी, सब सफल हुए थे। आप इस प्रयोग को जो है ना दोस्तों, आप अच्छे से इसको आप PDF में डाउनलोड करके इसको पढ़ें, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ब्रूनर के सिद्धांत के उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि ब्रूनर ने भी पियाजे के समान ही संज्ञानात्मक विकास को एक क्रमिक प्रक्रिया माना है। मतलब कि जैसे कि पियाजे ने माना था कि भाई सारे संज्ञानात्मक विकास जो है वो क्रमिक होता है, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर की ओर वो बढ़ते रहता है, जब तक वो बढ़ेगा तब तक उसमें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जारी रहेगा, तथा बालक के चिंतन में संकेत का प्रतिमा को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने भी माना है, इन्होंने भी यही चीज़ बोला है। ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या पियाजे के सिद्धांत की प्रथम 3 अवस्थाओं के समानांतर है। इसके बावजूद ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास में भाषा को पियाजे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण नहीं बताया, लेकिन इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। ब्रूनर ने भाषा को महत्वपूर्ण बताया है, इन्होंने से मतलब है ब्रूनर ने। ब्रूनर के अनुसार बालकों की चिंतन में भाषा की असहमति अधिक होती है और पियाजे के सिद्धांत में बालकों के चिंतन में उसकी परिपक्वता एवं अनुभूतियाँ तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होती है। मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोस्तों। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे अच्छा से, आप इसका PDF डाउनलोड करके इसको 10 बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक मैं कितना भी समझा दूं आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आप इसका PDF ज़रूर डाउनलोड करें और इसको ज़रूर पढ़ें। यदि आप को ये चैनल अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो का PDF आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे की क्लास में ज़रूर लेके आऊँगा। Thank you for listening. God bless you all.